बहुत समय पहले की बात है, जब भारत भूमि पर छोटे बड़े राज्य हुआ करते थे। हर राज्य की अपनी मर्यादाएं थीं, अपने नियम थे और अपनी अलग शान और शौकत। उत्तर दिशा में बसा था एक शक्तिशाली राज्य, विलासगढ़। ये राज्य अपने वैभव, अपने महलों और अपनी न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। वहीं के महाराज विक्रांत सिंह के राजमहल में जन्मी थी राजकुमारी आर्या। आर्या अनुपम सौंदर्य की धनी थी। उसकी आंखों में गहरी चमक थी, मानो रात के आकाश में चमकते तारे हों। उसकी मुस्कान से पूरा महल जगमगा उठता था। पर केवल रूप ही नहीं, उसके भीतर गजब की बुद्धिमत्ता और करुणा भी थी। महल की दासियाओं तक कहती, राजकुमारी आर्या केवल राजकुमारी नहीं, इस राज्य का सौभाग्य है। इसी राज्य के सेनापति थे वीरेंद्र सेन। वह राजा के सबसे विश्वास पात्र थे। वीरता और निष्ठा के लिए उनका नाम दूर दूर तक जाना जाता था। उनके ही घर जन्मा था एक बेटा, आर्यन। आर्यन बचपन से ही शस्त्र कला और राजनीति में निपुण था, किंतु उसके हृदय में एक अलग ही मासूमियत थी। वह महलों से दूर सैनिकों के साथ प्रशिक्षण करता, गांव वालों से मिलता जुलता और आमजन की तकलीफें समझता। समय बीतता गया। राजकुमारी आर्या और आर्यन दोनों बड़े हो रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को दूर से ही देखा था, पर कभी सीधे बात नहीं हुई थी। एक दिन राजमहल में वसंत उत्सव का आयोजन हुआ। पूरा राज्य फूलों से महका हुआ था। महल के आंगन में रंग बिरंगे झंडे, दियों की पंक्तियां और मधुर संगीत की गूंज थी। राजकुमारी आर्या अपने सखियों के साथ बगीचे में फूल तोड़ रही थी। उसी समय महल के प्रांगण में शस्त्र कला प्रतियोगिता हो रही थी। वहां सैनिकों के साथ आर्यन भी शामिल हुआ। जब आर्यन ने धनुष उठाकर लक्ष्य भेदा तो पूरे मैदान में तालियां गूंज उठीं। राजा विक्रांत सिंह ने स्वयं उसकी पीठ थपथपाई। राजकुमारी आर्या ने यह दृश्य अपनी खिड़की से देखा। उनकी आंखें पहली बार उस युवक पर ठहरी। मन ही मन उन्होंने सोचा, ये तो सेनापति वीरेंद्र का पुत्र है। कितनी दृढ़ता है इसके चेहरे पर। वहीं दूसरी ओर आर्यन की नजरें भी क्षण भर के लिए राजमहल की खिड़की पर ठहर गईं, जहां सफेद परिधान में सजी आर्या चुपचाप उसे देख रही थी। वह क्षण आर्यन के हृदय में जैसे अमर हो गया। कुछ दिन बाद राजकुमारी आर्या राजमहल के उपवन में टहल रही थी। संगीत की हल्की धुन और फूलों की महक वातावरण में घुली थी। उसी समय राजा ने आर्यन को बुलाकर उपवन की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा था। आर्यन कवच धारण किए हुए वहां गश्त कर रहा था। अचानक हवा के झोंके से आर्या का दुपट्टा उड़कर नीचे गिरा। आर्यन ने तुरंत झुककर उसे उठाया और आदरपूर्वक आगे बढ़ाकर कहा, राजकुमारी, संभाल कर रखिए, हवा भी शायद आपकी शोभा चुराना चाहती है। आर्या चौंकी, फिर हल्का सा मुस्कुराई। उनकी आंखों में पहली बार सीधे आर्यन की छवि उभरी। उन्होंने धीमे स्वर में उत्तर दिया, धन्यवाद सेनापुत्र। दोनों की यह पहली सीधी बातचीत थी और इसी पल दोनों के दिलों में एक अनकहा रिश्ता जन्म लेने लगा। उस रात आर्या अपनी सखियों से हंसते खेलते हुए भी चुपचाप आर्यन को याद कर रही थी। उनकी आंखों में उसकी दृढ़ता और सम्मान झलक रहा था। वहीं आर्यन भी सैनिक शिविर में बैठा तलवार साफ करते हुए बार बार राजकुमारी की मुस्कान को याद कर रहा था। उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी। वह जानता था राजकुमारी और सेनापुत्र के बीच दूरी है, मर्यादा है, पर दिल की धड़कनों पर कोई नियंत्रण कहां होता है। उस पहली मुलाकात के बाद राजकुमारी आर्या और सेनापुत्र आर्यन के मन में एक अजीब सी हलचल जन्म ले चुकी थी। आर्या अक्सर उपवन में टहलते हुए सोचती, कितना अलग है ये युवक सामान्य सैनिकों की तरह केवल शस्त्र नहीं बल्कि सम्मान और विनम्रता भी साथ लिए। वहीं आर्यन भी हर पहरेदारी के समय कोशिश करता कि वह राजकुमारी से नजरें चुराए, पर नजरें बार बार वहीं ठहर जाती। एक दिन राजमहल में ज्ञान सभा का आयोजन हुआ। यह सभा युवराजाओं, विद्वानों और सेनापुत्रों के लिए होती थी, जहां शास्त्रार्थ, नीति और धर्म पर चर्चा होती। राजकुमारी आर्या भी उसमें उपस्थित थी। सभा के दौरान एक प्रश्न उठा, राज्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, सेना या प्रजा का विश्वास?
कई राजकुमारों ने कहा, सेना ही राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। पर आर्यन ने सहज भाव से उत्तर दिया, सेना महत्वपूर्ण है, पर यदि प्रजा का विश्वास टूट जाए तो राज्य केवल एक खोखला ढांचा रह जाता है। संपूर्ण सभा स्तब्ध रह गई। राजा विक्रांत ने प्रसन्न होकर उसकी सराहना की और राजकुमारी आर्या ने मन ही मन सोचा, यह युवक केवल वीर नहीं बल्कि बुद्धिमान भी है। सभा के बाद आर्या ने पहली बार सहज होकर उससे कहा, सेनापुत्र, आपके विचार गहरे और सच्चे हैं। आर्यन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, राजकुमारी, मैं वही कहता हूं जो हृदय सिखाता है। यह छोटी सी बातचीत उनकी दोस्ती की शुरुआत बन गई। समय बीतने लगा। राजकुमारी अक्सर उपवन में आकर पुस्तकों का अध्ययन करती और संयोग से हर बार वहां आर्यन भी पहरे पर होता। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। कभी आर्या राज दरबार के किस्से सुनाती तो कभी आर्यन गांव वालों की तकलीफों के बारे में बताता। आर्या ने पहली बार महसूस किया कि महल की ऊंची दीवारों के बाहर भी एक दुनिया है जहां लोग जीते हैं, संघर्ष करते हैं और सच्चा सुख ढूंढते हैं। ये बातें सुनकर उसके हृदय में आर्यन के लिए एक अनजाना सम्मान और आकर्षण पनपने लगा। वहीं आर्यन के लिए आर्या अब केवल राजकुमारी नहीं रही, वह उसकी प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी मुस्कान, उसका सौम्य स्वभाव, सब कुछ उसके हृदय को धीरे धीरे मोह रहा था। एक संध्या को जब उपवन में चांदनी छाई हुई थी, आर्या हाथों में वीणा लिए बैठी थी। उनकी मधुर तान हवा में गूंज रही थी। आर्यन दूर खड़ा पहरा दे रहा था, पर वीणा की धुन सुनते सुनते उसका मन भी मोहित हो गया। आर्या ने अचानक उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, सेनापुत्र, आप क्यों दूर खड़े हैं? आ जाइए, संगीत सुनिए। आर्यन झिझकते हुए पास आया। उसने धीरे से कहा, राजकुमारी, आपके संगीत की तुलना में युद्ध के नगाड़े भी मौन प्रतीत होते हैं। आर्या उसकी बात सुनकर लज्जा से लाल हो गई। उनकी आंखों में पहली बार एक नई चमक थी। यह कोई सामान्य आकर्षण नहीं था, यह दो आत्माओं का मौन मिलन था। उस रात दोनों ने बहुत देर तक बातें की, भविष्य, सपनों और उम्मीदों पर। और जब चांद ढलने लगा, दोनों के हृदय में यह स्वीकारोक्ति गहरी हो चुकी थी, हमारे बीच कुछ ऐसा है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पर यह रिश्ता अब भी राज था। महल की दीवारों के बीच इसे कोई जान ना पाए, क्योंकि राजकुमारी और सेनापुत्र के बीच की दूरी अभी भी बहुत बड़ी थी। फिर भी उनके दिलों ने एक दूसरे को चुन लिया था। दोस्ती अब धीरे धीरे मोहब्बत का रूप ले चुकी थी और आर्यन का छुपा हुआ रिश्ता अब गहराता जा रहा था। हर मुलाकात, हर बातचीत उनके दिलों को और करीब ला रही थी। पर समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जहां प्रेम होता है वहां उसकी परीक्षा भी अवश्य होती है। एक दिन महाराज विक्रांत ने राजसभा में घोषणा की, पड़ोसी राज्य कौशल्य ने संधि का प्रस्ताव भेजा है। उनका युवराज हमारी राजकुमारी आर्या से विवाह करना चाहता है। सभा कक्ष में शांति छा गई। सभी मंत्रियों ने इसे राज्य के हित में उचित बताया, क्योंकि यह विवाह दो राज्यों के बीच शांति और शक्ति का आधार बन सकता था। राजकुमारी आर्या यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उनके लिए विवाह केवल राजनीति नहीं था, वह इसे प्रेम और आत्मा का बंधन मानती थी। पर महल की परंपराएं अलग थीं। राजसभा के बाहर यह समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। कुछ दरबारी, जिन्हें आर्यन का महत्व और बढ़ती निकटता पसंद नहीं थी, उन्होंने यह अवसर देखकर षड्यंत्र रच डाला। वे राजा के कानों में फुसफुसाने लगे, महाराज, सेनापुत्र आर्यन अपनी मर्यादा भूल चुका है। वह राजकुमारी से बार बार मिलता है। यह न केवल अपमान है, बल्कि राज्य की प्रतिष्ठा के लिए खतरा है। राजा विक्रांत ने इन बातों को पहले अनसुना किया, पर जब शिकायतें बढ़ने लगीं, तो उन्होंने स्वयं आर्यन पर नजर रखने का आदेश दिया। उस रात आर्या उपवन में आर्यन से मिली। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, आर्यन पिताजी, मेरा विवाह कौशल्य के युवराज से करना चाहते हैं और मैं किसी और की नहीं हो सकती। आर्यन का हृदय टूटकर बिखर गया। उसने संयमित स्वर में कहा, राजकुमारी, मैं जानता हूं हमारी राह कठिन है, पर यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो समय भी हमारे पक्ष में होगा। मैं अपने प्राण तक न्योछावर कर दूंगा, पर आपको किसी और का नहीं होने दूंगा।
आर्या ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में अटूट विश्वास भी छिपा था। कुछ ही दिनों बाद आर्यन को अचानक सीमांत पर युद्ध अभियान के लिए भेज दिया गया। यह आदेश स्वयं महाराज ने दिया था। कारण था राज्य की सुरक्षा, पर असल में यह आदेश उसी षड्यंत्र का हिस्सा था। आर्यन समझ गया कि यह उसकी और आर्या की निकटता से बचने की चाल है। फिर भी वह बिना प्रश्न किए अपने कर्तव्य के लिए रवाना हो गया। विदाई के समय आर्या ने उसकी ओर देखकर बस इतना कहा, वापस आना आर्यन, मैं प्रतीक्षा करूंगी। आर्यन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, चाहे मृत्यु भी आ जाए, पर मैं लौट कर आऊंगा, क्योंकि मेरा जीवन अब केवल मेरा नहीं, वह आपका भी है आर्या। रात की निस्तब्धता में दोनों की आत्माएं एक दूसरे से वादा कर चुकी थीं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमारा प्रेम कभी नहीं टूटेगा। पर उन्हें क्या पता था कि यह तो केवल शुरुआत थी। नियति ने अभी और बड़ी परीक्षाएं उनके लिए रखी थीं। आर्यन जब सीमांत पहुंचा तो वहां पहले से ही तनाव व्याप्त था। पड़ोसी राज्य के सैनिक सीमा लांघने की कोशिश कर रहे थे। राजा ने यह सोचकर आर्यन को भेजा था कि शायद वह युद्ध में ही शहीद हो जाए और आर्या की राह स्वतः साफ हो जाएगी। लेकिन आर्यन केवल सेनापति का पुत्र नहीं था, वह एक वीर योद्धा भी था। उसने अपने साहस, रणनीति और शौर्य से शत्रु सेना को बुरी तरह परास्त किया। लौटते समय पूरे नगर में उसका स्वागत हुआ। लोग जय सेनापुत्र आर्यन के नारे लगाने लगे, पर दरबार में यह सम्मान कुछ लोगों को चुभ रहा था। वे जानते थे कि अगर आर्यन और आगे बढ़ा तो शायद राजकुमारी का दिल ही नहीं, राज्य की जनता भी उसी का हो जाएगी। दरबारियों ने मौका देखकर राजा के सामने नया आरोप रखा। उन्होंने कहा, महाराज, आर्यन युद्ध से लौटा है, पर उसकी आंखें केवल राजकुमारी को ही ढूंढती हैं। यदि यह रिश्ता आगे बढ़ा तो राज्य की मर्यादा टूट जाएगी। राजकुमारी को कौशल्य राज्य भेज दीजिए, अन्यथा दोनों मिलकर महल की नींव हिला देंगे। राजा विक्रांत मौन हो गए। एक ओर राज्य का भविष्य, दूसरी ओर बेटी की खुशी। परंतु सत्ता और राजनीति अक्सर दिल की आवाज को दबा देती है। राजा ने कठोर निर्णय लिया। राजकुमारी आर्या का विवाह कौशल्य राज्य के युवराज से होगा। जब यह समाचार आर्या तक पहुंचा तो उनका हृदय रो पड़ा। वे रात के अंधेरे में आर्यन से मिलने पहुंची। आर्यन, पिताजी ने मेरा विवाह निश्चित कर दिया है। हमारे प्रेम को कोई नहीं समझता। आर्यन ने गहरी सांस ली और बोला, आर्या, प्रेम केवल मिलने का नाम नहीं है। प्रेम तो वह व्रत है जिसे मृत्यु भी तोड़ नहीं सकती। यदि भाग्य ने हमें अलग किया है तो भी हमारी आत्माएं कभी जुदा नहीं होंगी। आर्या ने कांपते स्वर में कहा, तो क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? आर्यन ने दृढ़ता से उसका हाथ थामा। नहीं, हम भागेंगे नहीं, हम समय का इंतजार करेंगे, और जब क्षण सही होगा हम अपने प्रेम को दुनिया के सामने स्वीकार करेंगे। उसी रात जब आर्या अपने महल लौट रही थी, कुछ नकाबपोश सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। यह हमला शत्रु राज्य का नहीं था, बल्कि दरबार के ही गद्दारों की चाल थी। परंतु आर्यन समय पर पहुंच गया। उसने अकेले ही उन सबको परास्त कर दिया। जब उसने आर्या को सुरक्षित अपनी बाहों में लिया तो दोनों की आंखों में यह साफ था, हमारा प्रेम अब केवल दिलों की बात नहीं, बल्कि यह हमारी नियति बन चुका है। हमले के बाद राजा विक्रांत को भी सच्चाई का आभास हुआ। उन्होंने पहली बार देखा कि आर्यन ने अपनी जान दांव पर लगाकर आर्या को बचाया। राजा का हृदय डगमगाया, पर राजनीति अभी भी उनके निर्णय को बांध रही थी। आर्या और आर्यन ने एक दूसरे से वादा किया, चाहे हमें कितनी भी दूर क्यों न किया जाए, हमारी आत्माएं सदा एक रहेंगी। विवाह की घोषणा महल में डुगडुगी बजी। संपूर्ण राज्य में घोषणा हुई, राजकुमारी आर्या का विवाह कौशल्य राज्य के युवराज से होगा। नगर में उल्लास फैला, पर आर्या का मन रो उठा। राजकुमारी महल की खिड़की से बाहर देखती, जहां आर्यन सीमा पर खड़ा अपने साथियों संग खामोश खड़ा था। उसकी आंखें कह रही थीं, तुम मेरी हो, चाहे संसार हमें बांटने की कोशिश करे। जब जनता को यह झांत हुआ कि राजकुमारी का विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, तो पूरे राज्य में हलचल मच गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, राजकुमारी का हृदय सेनापुत्र आर्यन को चाह चुका है।
तो फिर क्यों उसकी इच्छा दबाई जा रही है? धीरे धीरे असंतोष विद्रोह में बदल गया। बाजारों में, चौपालों में, यहां तक कि महल के बाहर भी भीड़ जमा होने लगी। नारे उठे, हमारी राजकुमारी की शादी उसी से होगी जिसे वह चाहेगी। विवाह का दिन आया। महल दीपों से सजा हुआ था। संगीत की ध्वनियाएं गूंज रही थीं, पर आर्या के कक्ष में सन्नाटा था। वह दुल्हन की वेशभूषा में बैठी थी, पर आंखों से आंसू बह रहे थे। मन ही मन वह ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, हे देव, यदि प्रेम सच्चा है तो आज कोई चमत्कार हो। और तभी महल के द्वार पर शंखनाद हुआ। आर्यन अपने घोड़े पर सवार, कंधे पर तलवार, सैकड़ों युवाओं के साथ विवाह मंडप की ओर बढ़ रहा था। उसकी आवाज गूंजी, राजकुमारी का हृदय मेरा है और मैं उसे पाने आया हूं, चाहे संसार मेरे विरुद्ध क्यों न हो। पूरा नगर उसकी जयकार करने लगा। राजा विक्रांत, जो अब तक राजनीति और परंपरा के दबाव में थे, ने पहली बार अपने हृदय की आवाज सुनी। उन्होंने देखा, जनता की आंखों में आर्यन के लिए आदर है और बेटी की आंखों में उसी के लिए प्रेम। राजा ने हाथ उठाकर कहा, रुक जाओ, आज से मेरी बेटी का विवाह किसी दबाव से नहीं होगा। आज उसका विवाह उसी से होगा जिसे वह सच्चे दिल से चाहती है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। आर्या की आंखों में चमक लौट आई। वह मंडप से उठकर दौड़ी और आर्यन की ओर बढ़ी। दोनों पहली बार सबके सामने गले मिले। संगीत गूंजा, दीप और अधिक जगमगाने लगे। राजा ने स्वयं आर्या का हाथ आर्यन के हाथों में थमाया। आज से तुम दोनों केवल पति पत्नी नहीं, बल्कि इस राज्य के भविष्य के संरक्षक हो। विवाह पूरे राज्य के सामने संपन्न हुआ। जनता नाची, ढोल बजे और हर ओर उत्सव का माहौल बन गया। समय के साथ आर्यन केवल सेनापुत्र ही नहीं रहा, बल्कि राजकुमारी का जीवन साथी और राज्य का सह शासक भी बना। उनका प्रेम एक गाथा बन गया जो पीढ़ियों तक सुनाई गई। कैसे एक राजकुमारी और सेनापुत्र ने अपने प्रेम से सत्ता और परंपरा की दीवारें तोड़ दी। दोस्तों, यह थी राजकुमारी आर्या और सेनापुत्र आर्यन की ऐतिहासिक प्रेम गाथा। एक कहानी जिसने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम हर कठिनाई से बड़ा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो रॉबी सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही अनकही कहानियां।